मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग शीट के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली थी, फॉर्मूला निकाला था, मैग्नीट्यूड निकाला था। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट। आज हम कंडक्टिंग प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो कंडक्टिंग प्लेट और नॉन कंडक्टिंग शीट या कंडक्टिंग शीट या नॉन कंडक्टिंग शीट में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस देखो आप, ये हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग शीट है जिसमें हमने प्लस क्यू चार्ज इसको दिया, प्लस क्यू चार्ज, और ये हमारे पास एक प्लेट है या कंडक्टिंग शीट है, इसको भी हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, शीट भी मान सकते हो आप। ये कंडक्टिंग शीट है जिसको हमने प्लस क्यू चार्ज इसको दे दिया। अब नॉन कंडक्टिंग शीट में क्या होगा? ये होगी नॉन कंडक्टिंग और ये होगी कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग और ये वाली होगी कंडक्टिंग शीट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखो आप, सेम चार्ज में क्या होगा? सेम चार्ज में होगा रिपल्सन, और रिपल्सन होने का प्लस चार्ज एक दूसरे के क्या होंगे? दूर जाएंगे। और नॉन कंडक्टिंग शीट होने की वजह से चार्ज अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, इनसाइड रहेगा, आउटसाइड पे नहीं आएगा। लेकिन कंडक्टिंग शीट में क्या होगा? इसमें भी सेम चार्ज क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे, और रिपल्सन करने की वजह से क्या करेंगे? ये चार्ज है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्ज, ऊपर भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब क्योंकि इन सेम चार्ज में क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है, जिसके कारण ये क्या होंगे? एक दूसरे से दूर जाएंगे, डिस्टेंस में क्या होगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब क्योंकि ये जो शीट है या ये जो प्लेट है, ये क्या है? कंडक्टिंग। तो कंडक्टिंग होने की वजह से इस ये जो चार्ज है ये आउटसाइड में आ जाएगा, ये जो चार्ज है वो आउटसाइड में आ जाएगा। तो डिफरेंस इसमें यही है कि नॉन कंडक्टिंग जो शीट है इसमें चार्ज अंदर ही रहेगा, सेम है, रिपल्सन होने के बावजूद अंदर रहेगा, बाहर नहीं आ सकता। इसी तरह जो कंडक्टिंग शीट है उसमें क्या होगा? चार्ज रिपल्सन होगा, सेम चार्ज रिपल्सन होने के साथ कंडक्टिंग शीट होने की वजह से इस पे जो टोटल चार्ज है वो आउटसाइड जो सरफेस है उस पे आ जाएगा। तो इनमें जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द नॉन कंडक्टिंग शीट एंड कंडक्टिंग प्लेट या शीट भी बोल सकते हो, शीट इज दैट द चार्ज इन ए नॉन कंडक्टिंग शीट रिमेन एट ए प्लेस। जहां पर है वहीं पे रहेगा, अंदर ही रहेगा, रिमेन एट ए प्लेस वेयर द चार्ज इज गिवन while the charge in a conducting plate। लेकिन कंडक्टिंग प्लेट का चार्ज, while the charge in a conducting plate is spread out in a whole plate, मतलब जो कंडक्टिंग प्लेट को हम चार्ज देंगे वो टोटल चार्ज ना हो जाएगा, स्प्रेड आउट, बाहर निकल जाएगा इन ए होल प्लेट। जो टोटल प्लेट है उस पर जो टोटल चार्ज है वो बाहर निकल जाएगा, होल प्लेट या शीट भी बोल सकते हैं। एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टिंग प्लेट इज जीरो। अब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि अंदर इनसाइड वाली जो सरफेस है या इनसाइड है, यहाँ पे हमारे पास चार्ज नहीं है, चार्ज की वैल्यू क्या है? जीरो, क्यू इज इक्वल टू क्या है? जीरो। तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी जीरो। कैसे होगी जीरो? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला जानते हैं, E इक्वल टू kq अपॉन r स्क्वायर। अगर q जीरो है, q की वैल्यू क्या है? जीरो, तो जीरो वैल्यू यहां इंक्लूड करेंगे, तो E इक्वल टू k अपॉन r स्क्वायर इनटू जीरो, E इक्वल टू आ जाएगा जीरो। तो जो हमारे पास कंडक्टिंग शीट है इस पे इसको हमने चार्ज दिया, गिवन प्लस क्यू चार्ज दिया, सेम चार्ज होने के कारण टोटल चार्ज इसके आउटसाइड पे क्या आ जाएगा, और अंदर चार्ज बिल्कुल नहीं रहेगा। अंदर चार्ज नहीं रहने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी? टोटल हो जाएगी जीरो। इसके बाद हम आगे बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड के बारे में। इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसको आप एक बार पॉज करके लिख सकते हो, इसको मैं मिटा रहा हूं, और इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने से पहले हम क्या बनाएंगे? एक डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बनाने के बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो देखो, एक प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, तो हमने यहाँ पे एक इनफाइनाइट
इनफाइनाइट इसको इस तरह से डॉट डॉट से शो कर सकते हैं। हमने इसको चार्ज दिया प्लस क्यू, तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज होगा। अब हमें पता है कि जब भी हम गॉसियन जो गाउस लॉ है उसका यूज लेते हैं तो एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं, तो यहाँ पे भी एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। तो गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे तो एक गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस का इमेजिन करेंगे। गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस का इसके परपेंडिकुलर क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या दिया प्लस क्यू चार्ज, इसको भी हमने दे दिया प्लस क्यू चार्ज। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा। इस पूरी प्लेट का जो सरफेस है वो है एस। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस प्लेट से यहाँ पर स्मॉल आर डिस्टेंस पे मान लेते हैं कोई पॉइंट है वो है P। स्मॉल आर डिस्टेंस पे पॉइंट है P। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस साइड में होगी E। यहाँ पे हम ले सकते हैं E। और अगर यहाँ पे एक स्मॉल पार्ट लूंगा तो इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगी, वो होगा ds। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ। और इसका भी अगर हम स्मॉल पार्ट लें तो ds की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगी। लेकिन अंदर वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, अंदर चार्ज बिल्कुल नहीं है, q की वैल्यू 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तीसरा पार्ट आप ले सकते हो, दो आपने सर्कुलर पार्ट ले लिए, तीसरा पार्ट है कर्व्ड पाथ। तो यहाँ पे एक स्मॉल पार्ट लेंगे तो इसकी डायरेक्शन होगी ds और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगी, p डायरेक्शन में होगी। अगर इसको सेंटर पॉइंट माने तो o से p डायरेक्शन में होगी, तो यहाँ एंगल बन जाएगा θ 90 डिग्री। आगे बात समझे तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू डायग्राम कंडक्टिंग प्लेट इज शोन। एक कंडक्टिंग प्लेट आपको दिखाई दे रही है, डायग्राम में आपको दिख रही है, शोन है। व्हेन द सम चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टिंग प्लेट, अगर इस प्लेट को कुछ चार्ज हम गिवन दे, इसको दें तो क्या होगा, इट्स गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द एंटायर एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो अगर इसको कुछ चार्ज हम देंगे तो टोटल चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा एंटायर सरफेस पे, टोटल सरफेस पे। इफ द चार्ज प्लेट यूनिफॉर्मली थिकनेस एंड इनफाइनाइट साइज, अगर ये चार्ज प्लेट जो है इसकी जो साइज है यूनिफॉर्मली थिकनेस है, इसकी मतलब जो थिकनेस है वो इक्वल है और ये इनफाइनाइट है, तो इसके बाद क्या करेंगे, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अगर इसकी जो साइज है वो यूनिफॉर्म है और ये इनफाइनाइट है तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, सिग्मा ऑफ द चार्ज बीइंग यूनिफॉर्म ऑन द एंटायर सरफेस। सरफेस चार्ज डेंसिटी टोटल प्लेट पे होगी वो होगी सिग्मा। इट इज द सेम एट द बोथ सरफेस, दोनों सरफेस पे, मतलब ये जो आपको प्लेट दिख रही है इसको आप x और y मान सकते हो, तो x और y दोनों प्लेट पे आपकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा होगी वो होगी सेम। अब हम बात करते हैं गॉसियन सरफेस की। तो कंसीडर ए सिलेंड्रिकल सरफेस परपेंडिकुलर टू द प्लेट। हमने गॉसियन सरफेस का इमेजिन किया जो कि सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, ये हम प्लेट के परपेंडिकुलर इमेजिन करेंगे विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ये जो हमें सरफेस दिख रहा है गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा वो टोटल होगा S। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा वो टोटल होगा S ऑन द सर्कुलर सरफेसेस ऑफ द सिलेंड्रिकल P इज लोकेटेड। हमें पॉइंट P पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, वी नाउ दैट अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ वी नाउ दैट द enclosed चार्ज, टोटल चार्ज की बात कर रहे हैं तो enclosed चार्ज कितना होगा, वो होगा हमारे पास सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू होगा टोटल चार्ज सिग्मा क्यू। हम जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू
s, टोटल सरफेस हमने क्या लिया है, टोटल एरिया हमने क्या लिया है s, तो q हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सिग्मा डॉट s। इसको हम ले सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, तो गाउस लॉ क्या होता है, गाउस लॉ होता है phi e इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो phi e इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सिग्मा डॉट s अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात करेंगे स्मॉल पार्ट से जो फ्लक्स आउटपुट हो रहा है, चाहे इस पॉइंट P से या यहां पॉइंट P, ये तीन पार्ट हमने लिए हैं ds ds ds, इन पार्ट से जो फ्लक्स निकल रहा है तो उस फ्लक्स की वैल्यू हम निकालेंगे फ्लक्स डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू फ्लक्स डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू फ्लक्स डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू फ्लक्स डेफिनेशन, फ्लक्स डेफिनेशन से हम निकालेंगे d phi e इज इक्वल टू होगा हमारे पास e डॉट ds, डॉट प्रोडक्ट है तो cos थीटा ले सकते हैं, तो d phi e इज इक्वल टू e डॉट ds cos थीटा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो फ्लक्स की जो वैल्यू आएगी d phi e इज इक्वल टू e डॉट ds cos थीटा। अब हमारे पास यहाँ जो फ्लक्स निकल रहा है वो तीन पार्ट से निकल रहा है, दो सर्कुलर पाथ, एक कर्व्ड पाथ। सबसे पहला ये पाथ होगा, दूसरा ये, और थर्ड हमारे पास कर्व्ड पाथ होगा। तो हम जो ये फ्लक्स, टोटल फ्लक्स निकालना है, तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के साथ साथ हमें क्या करना है, इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो तीन पार्ट्स में हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइड इंटीग्रेशन into three parts, तीन पार्ट्स में इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करेंगे और साथ में इंटीग्रेशन करेंगे, तो d phi e इज इक्वल टू यहाँ होगा e डॉट ds cos थीटा फर्स्ट, प्लस इंटीग्रेशन e डॉट ds cos थीटा सेकंड, प्लस इंटीग्रेशन e डॉट ds cos थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड हम जानते हैं dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो d phi का हो जाएगा phi e। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो इसका तो हो जाएगा phi e, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड में e और ds के बीच में हमें एंगल बताना है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो e और ds क्या है, परपेंडिकुलर पैरेलल है, इसको हम ले सकते हैं फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे हम ले सकते हैं फर्स्ट, ये हम ले सकते हैं सेकंड, और ये हमारे पास होगा थर्ड। तो फर्स्ट पार्ट में हम बात करते हैं E और पैरेलल है ds के, दोनों एक ही डायरेक्शन में, E BC डायरेक्शन में प्लेट के परपेंडिकुलर, और स्मॉल पार्ट हमने लिया तो ds की डायरेक्शन भी E की डायरेक्शन में होगी, E परपेंडिकुलर ds, तो थीटा 0, तो cos 0 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। सेकंड पार्ट में हम बात करें तो पैरेलल है लेकिन E की वैल्यू 0 है यहाँ पे, तो E की वैल्यू 0 तो टोटल 0 हो जाएगा। थर्ड पार्ट में हम बात करें तो E परपेंडिकुलर ds थीटा 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। देखो E प्लेट के परपेंडिकुलर और ds ऊपर की तरफ, तो थीटा हो जाएगा 90, तो cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। सभी वैल्यू इनपुट करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन x, तो d phi का phi e, यहां पर वैल्यू इनपुट करेंगे इंटीग्रेशन e डॉट ds, और cos 0 की वैल्यू जाएगी 1, तो यहां लिख देंगे into 1, प्लस यहां लिखेंगे इंटीग्रेशन e की वैल्यू क्या है 0 डॉट ds cos थीटा, प्लस यहां पे लिखेंगे हम इंटीग्रेशन e डॉट cos 90, यहां पे भी हम cos 0 ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि टोटली 0 होने वाला है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास e तो बाहर निकल जाएगा, ये आ जाएगा phi e इज इक्वल टू e इंटीग्रेशन ds, ये टोटल 0, e 0 होने की वजह से टोटल 0, और यह cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये भी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0।
का इंटीग्रेशन करेंगे, dx का होता है x, तो ds का हो जाएगा s, तो phi e इज इक्वल टू आ जाएगा e डॉट s। इक्वेशन नंबर हम ले सकते हैं 3। यहां तक आपको बात क्लियर होनी चाहिए। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 5 की वैल्यू है, दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो एक बार मैं वापस बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। नॉन कंडक्टिंग शीट और कंडक्टिंग प्लेट में डिफरेंस ये होता है, नॉन कंडक्टिंग शीट को आप अगर चार्ज दोगे तो टोटल चार्ज अंदर ही रहेगा, इनसाइड रहेगा, लेकिन कंडक्टिंग प्लेट में अगर आप उसको क्यू चार्ज दोगे तो सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन। रिपल्सन होने की वजह से टोटल चार्ज जो है आउटर सरफेस पे आ जाएगा, और फिर हम उसके बारे में हम बात करें तो अंदर चार्ज जो होगा वो जीरो होगा। चार्ज जीरो होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। तो एक कंडक्टिंग प्लेट है जिसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और यहाँ पे एक प्लेट के परपेंडिकुलर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का इमेजिन करेंगे हम। तो स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P मान लिया, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेट और स्मॉल पार्ट लेंगे यहाँ पे ds, तो वो भी सेम डायरेक्शन में होगा। सेकेंड पार्ट की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लेट के तो परपेंडिकुलर और जो स्मॉल पार्ट है वो भी सेम डायरेक्शन में, लेकिन अंदर वाले पार्ट में चार्ज जीरो होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो थर्ड पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ds दोनों परपेंडिकुलर हो गए, थीटा की वैल्यू क्या होगी 90। तो डेफिनेशन तो यहाँ पे थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है जो आपको पहले बता चुके हैं हम, एक बार यहाँ से वापस बता रहा हूँ। वी नाउ दैट द इनक्लोज्ड चार्ज, टोटल चार्ज होगा सिग्मा क्यू, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन s, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डॉट s। तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम गाउसियन सरफेस की बात करें तो टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट का जो रेशियो है वो फ्लक्स के इक्वल होता है। तो फाई e सिग्मा क्यू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सिग्मा डॉट, सिग्मा क्यू इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सिग्मा डॉट s। ये सिग्मा समेशन वाला है टोटल चार्ज वाला, और ये सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पे q की वैल्यू इंक्लूड करेंगे सिग्मा डॉट s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स की डेफिनेशन होती है d फाई इक्वल टू e डॉट ds, डॉट प्रोडक्ट है तो cos थीटा ले लेंगे। फ्लक्स यहाँ तीन पार्ट से निकल रहा है, भाई तीन पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया, दो में क्यों नहीं है, चार में क्यों नहीं, तो फ्लक्स तीन से निकल रहा है, दो सर्कुलर पाथ और एक जो है कर्व्ड पाथ। तो इंटीग्रेशन हम करेंगे, साथ में इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। d फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा फाई e डॉट ds cos थीटा, e डॉट ds cos थीटा, e डॉट ds cos थीटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो है e और ds सेम डायरेक्शन में, थीटा 0 cos 0 की वैल्यू 1। इसी तरह से जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर e और ds सेम डायरेक्शन में है, लेकिन अंदर चार्ज नहीं है, इनसाइड नो चार्ज, तो चार्ज नहीं होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी 0, तो e 0। थर्ड पार्ट में थीटा 90 cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो फाइनल आंसर आएगा phi इक्वल टू e इंटीग्रेशन ds प्लस 0 प्लस 0। ds का हम अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा phi e इक्वल टू e डॉट s, इक्वेशन नंबर 3। तो अब हमें जो फाइनल आंसर निकालना है इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से हम फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से फाइनल आंसर निकालना है हमें। तो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 दोनों किसकी वैल्यू है, ये भी phi की वैल्यू और ये भी phi की वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दिया तो हम रख देंगे E डॉट s इक्वल टू सिग्मा डॉट s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो phi इज इक्वल टू सिग्मा डॉट s अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू है। यहां पर phi की वैल्यू यहां पे हमने E डॉट s इनपुट कर दी, तो s s कैंसिल, तो E इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होगा कंडक्टिंग प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करें तो वेक्टर फॉर्म जो होगी हमारे पास वो होगी E वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट n कैप। n कैप है यूनिट वेक्टर, n कैप होगा यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन को शो करता है। इसके बाद हम ग्राफ के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस। इसके बीच में जो ग्राफ हम लेंगे तो ग्राफ क्या होगा, ग्राफ की हम बात करें, ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस। तो
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस के ग्राफ की बात करेंगे तो फॉर्मूले में आपको डिस्टेंस या r कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा तो हम यहां लिख सकते हैं E does not equal to r, या ऐसे लिख सकते हैं E is equal to r naught। r जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता इस कंडीशन में, प्लेट वाली कंडीशन में। तो हमारे पास जो इसका ग्राफ आएगा r और E के बीच में वो कांस्टेंट रहेगा, E में कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी में हम ग्राफ निकालें तो E प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, तो E और सिग्मा में जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगी, E प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, E प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। तो सिग्मा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, और R जो है वो डिपेंड नहीं करता, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो आपको कंडक्टिंग प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये है, आपको समझ में आ गया होगा। इसका फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला ये है, ठीक है। इसके बाद हम जो है अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप 1-2 बार देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय।